यह कहानी है शांतिपुर गांव की, जहां एक अनाथ लड़की अपनी सौतेली माँ सावित्री और पिता रमेश के साथ रहती थी। रमेश बहुत ही गरीब इंसान था। एक दिन की बात है, जब वह अपने खेतों की ओर काम करने चला जाता है तो किरण की सौतेली माँ उससे कहती है, अरे ओ किरण, कितनी देर हो गई, इन बर्तनों को साफ करने में ही लगी हुई है। घर के बाकी काम कब करेगी? जी माँ, बर्तन तो धो दिए हैं, बस थोड़ा सा झाड़ू लगाना बाकी है, उसे मैं अभी जाकर लगा देती हूँ। अरे मनहूस, जल्दी जल्दी सारा काम कर। मेरी बिटिया को भूख लगी है, उसके लिए खाना बनाना है। पहले बिटिया के लिए खाना बना दे, बाकी काम बाद में कर लेना। जी माँ, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अभी जाकर खाना तैयार कर देती हूँ। यह है पायल, सावित्री की सगी बेटी, जिसे वह राजकुमारी की तरह प्यार करती है। पायल अपनी माँ की तरह घमंडी और गुस्सैल स्वभाव की लड़की है। वह हमेशा किरण से घर के सारे काम करवाती रहती है। थोड़ी देर बाद किरण खाना बनाकर पायल के सामने परोस देती है। पायल बहन, ये खाना खा लो, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, बहुत ही स्वादिष्ट और मसालेदार है। पायल खाने को चखना शुरू करती है, लेकिन जल्दी जल्दी में सब्जी थोड़ी सी जल गई थी। अरे माँ, इस किरण ने तो पूरा खाना जला दिया। मुझे ये सारा खाना कड़वा लग रहा है, मैं नहीं खा रही ये खाना। इतना सुनते ही सावित्री गुस्से से आग बबूला हो जाती है और किरण पर बरस पड़ती है। अरे ओ किरण, तुझे खाना बनाना भी नहीं आता क्या? तूने पूरा खाना जला दिया। क्या तू चाहती है कि हमें ये खाना अच्छा न लगे और हम भूखे ही रह जाएं? नहीं माँ, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, गलती से खाना जल गया होगा। भला मैं क्यों ऐसा करूंगी? किरण, तुझे आज शाम का खाना नहीं मिलेगा। तूने मेरी बेटी के लिए इतना खराब खाना बनाया। कितनी तेज भूख लगी थी मेरी बिटिया को। किरण चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। तेरी इस गलती की सजा ये है कि तुझे अभी जंगल जाकर लकड़ियां लानी होंगी। लकड़ी लाने के बाद ही तुझे खाना मिलेगा। जैसी आपकी इच्छा माँ, मैं अभी जाकर लकड़ियाँ काट कर लाती हूँ। इतना कहकर किरण जंगल की ओर निकल पड़ती है। रास्ता सुनसान था। चारों तरफ पेड़ों की घनी छाया और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वह मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, मेरी भी क्या किस्मत है। मेरे पैदा होते ही माँ इस दुनिया से चली गई। ये सौतेली माँ भी मुझे अपनी बेटी नहीं मानती और ऊपर से घर का इतना सारा काम करवाती हैं। किरण के कदम भारी थे, लेकिन दिल में एक उम्मीद अब भी जिंदा थी। शायद एक दिन उसकी किस्मत बदलेगी। थोड़ी देर बाद किरण जंगल से सूखी लकड़ियां लेकर घर लौट आती है। उसके कपड़े धूल से भर गए थे और चेहरा थकान से मुरझाया हुआ था। ये लीजिए माँ, मैं जंगल से लकड़ियाँ ले आई हूँ। अब थोड़ा सा काम बाकी है, उसे कर लेती हूँ। उसके बाद खाना बनाऊंगी। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अरे किरण, बाकी काम बाद में कर लेना, पहले सबके लिए खाना बना। और हाँ, याद रखना, इस बार खाना नहीं जलना चाहिए। जी माँ, इस बार सावधानी से खाना बनाऊंगी। खाने में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। आप लोग बैठिए, तब तक मैं खाना बनाकर लाती हूँ। किरण रसोई में जाकर पूरे मन से खाना बनाने लगती है। भूख से उसका पेट दर्द कर रहा था, लेकिन उसने पहले सबके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। थोड़ी ही देर में रोटियां, सब्जी और दाल बनकर तैयार हो जाती है। वह थाली सजाकर सावित्री और पायल के सामने रख देती है। दोनों माँ बेटी साथ बैठकर खाना खाने लगती हैं। माँ, एक रोटी और है तो मंगवा लो, मेरा पेट ठीक से नहीं भरा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अरे ओ किरण, मुझे 2 रोटियां और लाकर दे दे। अभी मेरा और मेरी पायल का पेट ठीक से नहीं भरा। माँ, रसोई में केवल 2 ही रोटियां बची हैं, वो भी मैंने अपने लिए रखी थी।
मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। किरण, तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? अगर रोटी खत्म हो जाए तो रसोई में रात का बासी खाना पड़ा है, उसे ही खा लेना। सावित्री की यह बात सुनकर किरण का दिल टूट जाता है। दिन भर की मेहनत, जंगल से लकड़ियां लाना, सबके लिए ताजा खाना बनाना, फिर भी उसके हिस्से में बासी खाना। इसके बाद किरण रसोई में जाकर रोटी और सब्जी ले आती है और अपनी माँ को दे देती है। फिर वह चुपचाप वापस रसोई में जाती है और रात का बचा हुआ बासी खाना खाने लगती है। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं, लेकिन वह बिना कुछ कहे सब सह लेती है। थोड़ी ही देर बाद गांव का बिचौलिया उनके घर आता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अरे बिचौलिया जी, आइए आइए, कहिए आज कैसे आना हुआ? जरूर कोई खास बात होगी। बहन जी, दरअसल बात यह है कि हमारे गांव के सबसे अमीर व्यापारी सेठ धनराज अपने पुत्र के विवाह के लिए एक योग्य कन्या ढूंढ रहे हैं। उन्हें पता चला है कि आपकी पुत्री किरण बहुत सुंदर और संस्कारी लड़की है, इसीलिए उन्होंने किरण को पसंद किया है। यह सुनते ही सावित्री के चेहरे की मुस्कान पल भर में फीकी पड़ जाती है। उसके मन में जलन और लालच एक साथ जाग उठते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? अमीर घर की बहू तो मेरी पायल को बनना चाहिए, ये किरण कैसे बन सकती है? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। इसका विवाह तो मैं किसी गरीब लड़के से ही कराऊंगी। अरे बिचौलिया जी, ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारी बेटी गांव के सबसे अमीर घर की बहू बने। लेकिन अभी हम इसका विवाह नहीं कर सकते। अभी ये विवाह करने योग्य नहीं है। कोई बात नहीं बहन जी, जैसी आपकी इच्छा। जब आपको लगे कि अब आपकी बेटी विवाह योग्य है तो हमें बता दीजिएगा। हम उसी दिन सेठ जी को रिश्ते की बात करने के लिए आपके घर भेज देंगे। इतना कहकर बिचौलिया वहां से चला जाता है। अगली सुबह घर के आंगन में सावित्री अपने पति रमेश से बात करती है। सुनिए जी, अब किरण बड़ी हो चुकी है, हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। मैंने उसके लिए एक लड़का देखा है। वो बहुत ही गरीब है, लेकिन दिल का साफ और ईमानदार है। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम उसका विवाह किसी अमीर घर में कर पाएं। देखो सावित्री, तुम भले ही कुछ भी कहो, लेकिन हम अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे और संपन्न घर में ही करेंगे। हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हम अपने खेत बेच देंगे, लेकिन किरण का विवाह किसी गरीब घर में नहीं करेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी 2 बेटियां हैं। अगर हम किरण के विवाह के लिए खेत बेच देंगे तो पायल का विवाह कैसे करेंगे? एक काम करो, किरण का विवाह उसी गरीब घर में करवा दो। कम से कम हमारी जमीन तो बची रहेगी। रमेश असमंजस में पड़ जाते हैं। एक और बेटी का भविष्य, दूसरी ओर घर की जिम्मेदारियां। अंततः सावित्री की बातों में आकर वह चुप हो जाते हैं। कुछ ही समय बाद सावित्री अपनी सौतेली बेटी किरण का विवाह एक बहुत ही गरीब किसान दिनेश के साथ करवा देती है। विवाह के बाद दिनेश किरण को अपने गांव ले जाता है। वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी उनका इंतजार कर रही थी। छप्पर से बारिश टपकती थी और दीवारें कच्ची थीं। किरण उस झोपड़ी को देखती है। एक पल के लिए उसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन अगले ही पल वह मुस्कुरा देती है। किरण, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मेरी गरीबी की वजह से आज तुम्हें इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, अगर मेरे पति इस झोपड़ी में रहते हैं तो ये मेरे लिए किसी महल से कम नहीं है। मैं आपके साथ हूँ। इससे बड़ा धन मेरे लिए और क्या हो सकता है? लेकिन किरण, मैं तो इतना गरीब हूं कि कई बार 2 वक्त की रोटी भी घर में नहीं होती। मेरे पास कोई बड़ा काम भी नहीं है। फिर भी तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी मेरे साथ क्यों की? दरअसल वो मेरी सौतेली माँ है। उसने मुझे कभी खुशियां नहीं दी। वो मुझसे नफरत करती है और उसी ने मेरी शादी आपसे करवा दी। अब मैं जीवन भर आपके साथ रहूंगी, चाहे मुझे भूखा ही क्यों ना रहना पड़े। दिनेश यह सुनकर भावुक हो जाता है। वह मन ही मन ठान लेता है कि अब वह मेहनत करेगा और किरण को कभी दुखी नहीं होने देगा।
उधर सावित्री अपने घर में आराम से बैठी अपनी बेटी पायल से बातें कर रही थी। पायल बेटी, देखा तुमने? बिचौलिया कैसे बता रहा था कि सेठ जी को किरण पसंद आई है, लेकिन देखो मैंने अपना दिमाग चलाकर उसका विवाह एक गरीब के साथ करवा दिया। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रही थी। आपके होते हुए किरण का विवाह किसी अमीर घर में कैसे हो सकता था? आपने उसका विवाह गरीब के साथ करवाकर बहुत अच्छा किया। सही कहा बेटी, मैंने पहले ही उसे गरीब घर में भेज दिया। अब उसे 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता होगा। आई थी बड़ी अमीर घर में विवाह करने वाली। तो माँ, अब मेरे विवाह के बारे में क्या सोचा है? आप मेरा विवाह किसी अमीर घर के लड़के से करवा देना, ताकि मैं पूरी जिंदगी आराम से रह सकूं। हाँ पायल, आज आने दो तुम्हारे पिताजी को। आते ही मैं उनसे तुम्हारे विवाह के बारे में बात करूंगी। मैं तुम्हारा विवाह इस गांव के सबसे अमीर सेठ के घर में करवा कर ही रहूंगी। थोड़ी देर बाद रमेश घर लौटते हैं। जैसे ही वह आंगन में बैठते हैं, सावित्री तुरंत बात छेड़ देती है। सुनिए जी, अब हमारी बेटी पायल विवाह योग्य हो चुकी है। आप उसके लिए किसी अमीर घर का लड़का ढूंढिए, ताकि उसे ससुराल में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। वो वहाँ रानी बनकर रहे। हाँ सावित्री, तुम सही कह रही हो, लेकिन हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं हैं। बड़े घर में शादी कैसे कर पाएंगे? तो एक काम कीजिए, अपने खेत बेच दीजिए। वैसे भी हमारा कोई बेटा तो है नहीं, हम मजदूरी करके गुजारा कर लेंगे। लेकिन मेरी बेटी पायल को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सावित्री की बातों में आकर रमेश अपने खेत बेच देते हैं। कुछ ही समय बाद पायल का विवाह गांव के अमीर व्यापारी सेठ अर्जुन के साथ धूमधाम से कर दिया जाता है। उधर गरीब किसान दिनेश और किरण अपनी सादगी भरी जिंदगी में मेहनत कर रहे थे। दिन गुजरते गए। मेहनत, सच्चाई और आपसी प्रेम ने उनके छोटी सी घर में खुशियों की किरण भर दी। कुछ समय बाद किरण एक सुंदर बच्चे को जन्म देती है। झोपड़ी में पहली बार सच्ची हंसी गूंजती है। सुनिए जी, भले ही हम गरीब हैं, लेकिन हमें अपने बेटे के लिए मेहनत करनी चाहिए। हम उसे दुखी नहीं देख सकते। हमें 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत तो करनी ही होगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो किरण। हम भले ही भूखे रह ले, लेकिन अपने बेटे को कभी भूखा नहीं देख सकते। मैं आज से जंगल जाऊंगा, सूखी लकड़ियां काटकर बाजार में बेचूंगा। स्वामी, आप सही कह रहे हैं। मैं भी गांव में किसी के घर खाना बनाने या काम करने जाऊंगी, ताकि हमारे बेटे को जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। इतना कहकर दिनेश अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। उधर किरण गांव में घर घर जाकर काम मांगने लगती है। वो कई दरवाजों पर दस्तक देती है, लेकिन किसी ने भी उसे काम नहीं दिया। कोई कहता हमारे यहाँ पहले से काम वाली है, तो कोई दरवाजा ही बंद कर देता। थकी और निराश किरण को अचानक याद आता है कि उसकी बहन पायल का विवाह एक अमीर घर में हुआ है, और फिर वो हिम्मत जुटाकर अपनी बहन के ससुराल की ओर चल पड़ती है, जहाँ उसका विवाह हुआ था अमीर व्यापारी सेठ अर्जुन के घर। पायल बहन, मुझे कुछ काम दे दो। मेरे घर में मेरा छोटा सा बेटा है, मैं उसे भूखा नहीं देख सकती। अगर तुम्हारे पास कोई भी काम हो तो मुझे दे दो। काम तो है, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए 1 भी रुपया नहीं है। मेरे घर में पहले से ही बहुत से नौकर चाकर काम करते हैं। बहन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझे 2 वक्त का खाना देती रहना। मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दूंगी। इतना सुनते ही पायल के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन सोचने लगती है, अरे वाह, कितना अच्छा प्रस्ताव है। इसे तो पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। 2 वक्त का बचा हुआ खाना दे दूंगी। वैसे भी मेरे घर में कोई बासी या खराब खाना नहीं खाता। किरण बहन, मेरे पास पहले से बहुत से नौकर काम करते हैं, लेकिन तुम मेरी बहन हो, तुम्हें मना कैसे कर सकती हूँ। मैं तुम्हें काम तो दे दूंगी, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें सिर्फ 2 वक्त का खाना दे पाऊंगी, उससे ज्यादा नहीं। पायल बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। थोड़ी ही देर में शाम हो जाती है। किरण लौटकर अपनी झोपड़ी में आती है। उधर जंगल से लकड़ियां बेचकर दिनेश भी घर लौट आता है। सुनिए जी, आज मैं गांव में काम मांगने गई थी।
और मुझे काम मिल भी गया, वो भी अपनी बहन पायल के घर। मैं कल से उसके घर काम करने जाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है किरण। कल से मैं भी और जल्दी उठकर जंगल चला जाऊंगा ताकि हमारे बेटे को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। तीनों साधारण सा खाना खाते हैं और अपने छोटे से घर में सो जाते हैं। अगली सुबह किरण सूरज निकलने से पहले ही उठ जाती है। वो झोपड़ी के सारे काम निपटाती है, अपने बेटे को प्यार से सुलाती है और फिर पायल के घर काम करने निकल पड़ती है। अरे किरण बहन, तुम आ गई। चलो जल्दी से पूरे घर में झाड़ू लगा दो, फिर मेरे लिए गर्मा गर्म खाना बना दो। और हाँ, खाना स्वादिष्ट बनना चाहिए। आज मेरा मन कुछ चटपटा खाने का है। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो। मैं अभी रसोई में जाकर तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर किरण पहले पूरे घर में झाड़ू लगाती है, फिर रसोई में जाकर बड़े मन से खाना बनाने लगती है। थोड़ी ही देर में स्वादिष्ट पराठे और मसालेदार गर्मा गर्म सब्जी तैयार हो जाती है। ये लो पायल बहन, मैंने तुम्हारे लिए पराठे और मसालेदार गर्मा गर्म सब्जी बनाई है। खाकर बताओ कैसी बनी है। पायल खाना खाने लगती है। आज खाना सच में बहुत स्वादिष्ट बना था। अरे बहन, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। आज तो खाना खाकर मजा ही आ गया। थोड़ी देर रुको बहन, मैं तुम्हारे लिए भी खाना लाती हूँ। इतना कहकर पायल रसोई में जाती है, लेकिन वो ताज़ा खाना देने के बजाय रात का बचा हुआ ठंडा और खराब खाना उठाकर ले आती है। ये लो बहन, ये खाना रात का बचा हुआ था। थोड़ा सख्त हो गया है, पर खा लेना। वैसे भी मेरे घर में रात का खाना कोई नहीं खाता। इसके बाद किरण उस खराब खाने को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ती है। थोड़ी ही देर में वो अपनी झोपड़ी पहुंच जाती है। माँ, आप आ गई। आज तो आप बहुत अच्छा भोजन लाई होंगी। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। जल्दी से खाना परोस दो। ये लो बेटा, आज तुम्हारी मौसी ने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना भेजा है। जल्दी से खा लो। मैं कल तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा खाना लाऊंगी। किरण उस बासी और खराब खाने को गर्म करती है और अपने बेटे चिंटू को खिला देती है। काश मेरे पास भी इतने पैसे होते कि मैं अपने बेटे के लिए रोज ताजा और स्वादिष्ट खाना बना पाती। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। तीनों भोजन करके सो जाते हैं। अगली सुबह किरण फिर से सूरज निकलने से पहले उठती है। घर के सारे काम निपटाकर वो अपनी बहन पायल के घर काम करने निकल जाती है। किरण बहन, आज मेरे लिए मटर पनीर की सब्जी और लड्डू बना देना। और हाँ, पहले पूरे घर में झाड़ू लगा दो, फिर खाना बनाना। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो। मैं पहले झाड़ू लगा देती हूँ, फिर खाना बना दूंगी। किरण पूरे मन से घर का सारा काम करने लगती है। वो झाड़ू लगाती है, बर्तन साफ करती है और सब काम निपटाकर रसोई में जाती है। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाते हुए वो मन ही मन सोचने लगती है। काश आज पायल बहन मुझे भी थोड़ा सा पनीर खाने को दे दे। मैंने कभी पनीर की सब्जी खाई ही नहीं। अगर थोड़ा सा अपने बेटे चिंटू के लिए ले जाऊं तो वह कितना खुश होगा। हे भगवान, मेरी मदद करना। थोड़ी ही देर में मटर पनीर की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। लड्डू भी तैयार हो जाते हैं। किरण थाली सजाकर पायल के सामने रख देती है। पायल बड़े चाव से खाना खाने लगती है। खाना आज फिर बहुत स्वादिष्ट बना था। खाना खत्म होने के बाद किरण धीरे से कहती है, पायल बहन, मैं चलती हूँ। घर का सारा काम हो गया है और शाम भी होने वाली है। घर पर मेरा बेटा चिंटू अकेला है। मैं चलकर उसे संभालती हूँ। किरण बहन, रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। तुम अपने बच्चे को खिला देना। तभी पायल रसोई में जाती हैं और रात का बचा खाना एक पोटली में बांधकर ले आती हैं। किरण बहन, ये लो। रात का खाना थोड़ा ज्यादा बन गया था, इसलिए बच गया है। हमारे घर में इसे कोई नहीं खाएगा,
तो तुम इसे ले जाओ और खा लेना। ये सुनकर किरण मन ही मन बहुत दुखी होती है और बिना कुछ कहे अपने घर चली आती है। माँ, आप आ गई? आज तो आने में बहुत देर कर दी। हाँ देखो बेटा, मैं आ गई। आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाकर लाई हूँ। तुम हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ, तब तक मैं खाना गरम करके लाती हूँ। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, थोड़ी जल्दी करना। तभी किरण खाना गरम करके चिंटू को दे देती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। फिर एक दिन अचानक किरण का पति बीमार पड़ जाता है। अरे क्या हो गया आपको? थोड़ी देर पहले तो आप बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अचानक आपकी तबीयत कैसे बिगड़ गई? अरे किरण, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम तो बस अपने बेटे चिंटू का ध्यान रखो। मैं तो बस थोड़े दिन का मेहमान हूँ। नहीं, ऐसा मत कहिए। आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप चिंता मत करो। मैं अभी अपनी बहन पायल के घर जा रही हूँ और उससे उधार पैसे मांगती हूँ। फिर उन पैसों से आपका इलाज करवाऊंगी। इतना कहकर किरण पैसे लेने अपनी बहन पायल के घर चली जाती है। पायल बहन, आज मेरे पति की अचानक तबीयत बिगड़ गई है, इसलिए आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे दीजिए। कुछ दिनों बाद मैं आपके पैसे वापस लौटा दूंगी। अरे किरण बहन, अभी तो मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। मेरे पति ने सारे पैसे लोगों को सूद पर दे रखे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। यह सब बातें सुनकर किरण बहुत दुखी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह बिना कुछ कहे भारी मन से अपने घर लौट आती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ उपाय जरूर करूंगी और आपका बहुत जल्द इलाज करवाऊंगी। किरण, हमारे पास तो एक भी रुपया नहीं है। पायल ने भी पैसे देने से मना कर दिया है, तो फिर तुम मेरा इलाज कैसे करवा पाओगी? आप चिंता मत कीजिए, भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे। मैंने सुना है कि हमारे गांव के बाहर पुराने मंदिर में सच्चे मन से प्रार्थना करने पर भगवान हर मनोकामना सुनते हैं। इतना कहकर किरण अपने पति और बेटे चिंटू के साथ मंदिर की ओर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वे मंदिर पहुंच जाते हैं। किरण मंदिर के अंदर जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। हे भगवान, मेरी सहायता करो। मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे पता है मेरे पति बीमार क्यों हैं। मेरी बहन रोज मुझे बासी भोजन देती है और वही खराब खाना खाने से मेरे पति बीमार हो गए हैं। मेरी बहन ने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया है। आपने मुझे गरीबी दी है तो मेरे पति के बीमार होने के जिम्मेदार भी आप ही हैं। अगर आपने हमें गरीबी नहीं दी होती तो आज मेरे पति बिल्कुल स्वस्थ होते। किरण भगवान के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। उसके शब्दों में दर्द भी था और शिकायत भी। मंदिर में सन्नाटा छा जाता है और तभी अचानक एक तेज हवा चलने लगती है। बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम अपनी परीक्षा में सफल हो गई हो। अब तुम्हारी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अगली ही सुबह शांतिपुर राज्य के राजा का निधन हो जाता है। राज्य में एक पुरानी प्रथा थी, यदि किसी राजा का निधन हो जाए और उसका कोई पुत्र न हो तो सूरज की पहली किरण के साथ पुराने मंदिर के पास जो भी व्यक्ति मिलता उसी को नया राजा बना दिया जाता था। अभी सुबह का समय है। चलो सूर्य की पहली किरण के साथ पुराने मंदिर के पास जो भी व्यक्ति मिलेगा हम उसे ही इस राज्य का नया राजा बनाएंगे। इतना कहकर मंत्री सैनिकों के साथ पुराने मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। वहां किरण अपने पति दिनेश और बेटे चिंटू के साथ बैठी होती है। किरण घबराकर उठ खड़ी होती है। अरे आप लोग कौन हो? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। हम पहले ही बहुत दुखी हैं। देवी, मैं इस राज्य का मंत्री हूँ। हमारे महाराज का निधन हो गया है और उनका कोई भी पुत्र नहीं है।
इस राज्य की प्रथा के अनुसार सूरज की पहली किरण के साथ जो व्यक्ति पुराने मंदिर के पास मिलता है वही इस राज्य का नया राजा बनता है। इसलिए हम आपके पति को राजा बनाने आए हैं। अरे आप लोग हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं क्या? आपको पता भी है मैं कितने दुखों से गुजर रही हूँ। मेरे पति इस समय बीमार हैं और ऊपर से आप लोग मजाक कर रहे हैं। नहीं देवी, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। ये इस राज्य का विधान है। अब आपके पति इस राज्य के महाराज बनने वाले हैं और आप इस राज्य की महारानी। मंत्री सभी को समझाते हैं और फिर राजमहल लेकर आते हैं। दिनेश को राजा बना दिया जाता है। अब दिनेश बहुत ही खुश और स्वस्थ हो चुका था। धीरे धीरे समय बीतता गया। पूरे राज्य के लोग भी बहुत प्रसन्न थे। फिर एक दिन की बात है। अरे ओ पतिदेव, तुमने सुना क्या? मेरी बहन अब इस राज्य की महारानी बन चुकी है, इसलिए अब वो काम करने नहीं आती। हाँ पायल, सुना है अब तुम्हारी बहन बहुत अमीर हो चुकी है और उसे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे लेकिन वो तो बहुत ही गरीब थी। उसका विवाह हमारी माँ ने बहुत ही गरीब घर में किया था। उसका पति तो कुछ काम भी नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो राजा रानी कैसे बन गए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे पायल, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारे पास पैसे की क्या कमी है? हम भी तो व्यापारी हैं। हमारे पास बहुत सारा धन है। हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किरण मेरे से ज्यादा अमीर नहीं हो सकती। अब मैं उसकी जगह रानी बनूंगी। अरे ये कैसी बात हुई? तुम्हें तो समझना चाहिए कि अब तुम्हारी बहन किरण रानी बन चुकी है। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। ज्यादा लालच करना इंसान के लिए हमेशा नुकसानदायक होता है। अरे नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। अब तो मैं ही इस राज्य की महारानी बनूंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इतना कहकर पायल राजमहल की ओर निकल जाती है। कुछ समय चलने के बाद वह राजमहल पहुंच जाती है। अरे पायल बहन, तुम आज तो बहुत दिनों के बाद दिखाई दी हो। तुम तो मुझे बिल्कुल याद नहीं करती। आज कैसे आना हुआ, बताओ। बहन, मैंने सुना कि तुम रानी बन गई हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने चलाई। तुम्हें रानी बनते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। चलो, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम मुझसे मिलने आ गई। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। पायल के मन के अंदर लालच ने जगह बना ली थी। वह अपनी बहन की जगह रानी बनना चाहती थी। उसने अपनी बहन को बातों में फंसाकर पूछ भी लिया। अरे किरण, तुम अचानक रानी कैसे बन गई? तुम तो बहुत गरीब थी, जरा हमें भी बताओ। पायल बहन, जब मेरे पति बीमार थे और मैंने आपसे पैसे मांगे थे तो आपने मना कर दिया था। उसी वजह से मैं पूरी तरह टूट गई थी और अपने पति के ठीक होने की मन्नत मांगने मंदिर गई थी। वहां मैंने भगवान से अपने पति के ठीक होने की प्रार्थना की थी। तो फिर आगे क्या हुआ बहन? बताओ ना, जल्दी बताओ। और फिर भगवान ने मुझे वरदान दिया और कहा कि अब तुम्हारी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और तुम एक अच्छा जीवन जी सकोगी। बहुत देर तक दोनों बहनें बातें करती रहती हैं और फिर थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है तो पायल अपने घर लौट आती है। पतिदेव जी, मैंने किरण के रानी बनने के रास्ते का पता लगा लिया है। अब देखो मैं किस तरह रानी बनती हूँ। अरे पायल, इतना लालच करना ठीक नहीं है। आखिर वो तुम्हारी बहन है। पतिदेव, आज हम हमारे गांव के सबसे पुराने मंदिर चलेंगे भगवान से वरदान पाने के लिए। किरण को भी इसी मंदिर में वरदान मिला था। पायल अपने पति की बार बार समझाने के बावजूद नहीं मानती। अपने पति को लेकर मंदिर चली जाती हैं और वहां झूठा नाटक करती हैं। हे भगवान, मेरी सहायता करो। मैं बहुत दुखी हूँ, अतः मेरी सहायता कीजिए। आज इस गरीबी की वजह से मेरे पति बहुत ज्यादा बीमार हो चुके हैं। हे लालची और धोखेबाज महिला, तू झूठ बोल रही है। तेरे मन में लालच भरा हुआ है। तेरी बहन को मैंने वरदान इसीलिए दिया क्योंकि वो गरीब थी, लेकिन तू इतनी अमीर होने के बावजूद बहुत लालची है। मैं तुझे श्राप देता हूं, तू गरीब हो जाएगी और तेरा सारा धन नष्ट हो जाएगा।
इतना सुनते ही पायल बहुत ही घबरा जाती है। वह जल्दी से अपने घर लौटती है और देखती है कि उसके सारे गहने और धन गायब हो चुके हैं। नैतिक संदेश: ईमानदारी और मेहनत की हमेशा कदर होती है। किरण भले ही गरीब थी, लेकिन उसने अपने जीवन में हमेशा मेहनत और सच्चाई का रास्ता अपनाया। यही कारण था कि भगवान ने उसकी मदद की और उसे खुशहाल जीवन मिला। लालच और झूठ का अंत दुखद होता है। पायल ने लालच और झूठ का रास्ता अपनाया। उसने अपने लाभ के लिए दूसरों के साथ धोखा किया और अंत में भगवान के श्राप से उसका सारा धन और संपत्ति नष्ट हो गया। कहानी सिखाती है कि सच्चाई और परोपकार हमेशा सफलता और सम्मान दिलाते हैं, जबकि लालच का नाश होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मजेदार और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।